नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ध्यान होगा तो ये टेस्ट सीरीज तो 8 है, लेकिन ओवरऑल की बात करेंगे तो 17वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसके बाद आपका मात्र 3 प्रैक्टिस सेट बचेंगे जो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तथा आपसे एक मैसेज मुझे शेयर ये करना था कि आपको बहुत जल्द जो है एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर का कंप्लीट वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। उस वीडियो की खास बात ये होगी कि मैंने उसमें वैसे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, किसी भी बुक को आप उठाएंगे, लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये खुद के विवेक पर निर्भर करता है। तथा एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या चीज़ है वो भी आपको अपने से पता चलेगा। तो मेरी तरफ से मैंने उसमें बस आपके लिए इतना किया है कि मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अभी तक का जो भी मेरा अनुभव रहा इतने प्रैक्टिस सेट और इतने पढ़ाने के बाद, उसमें मैंने उन्हीं पॉइंट्स को लिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। तो आप उसको देखिएगा, हो सकता है आपको वो बहुत अच्छा लगे या हो सकता है ना भी लगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आपको वो अच्छा लगेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में जिस हिसाब से जितना समय बचा आपको सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको जब वीडियो मिलेगा आप उसमें देख लीजिएगा। तो मैंने उसमें बाकायदे रेड पेन से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किया है और उन्हीं पॉइंट्स को लेकर वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वो आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो आइए समय का ध्यान रखते हुए हम लोग पहले ही प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग आपसे कुछ बातें करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग इसमें जीएस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो 41 नंबर से स्टार्ट होता है। तथा एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर डिटेल में हम उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की जिसकी जो है प्रबल संभावना होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो ये शाहजहाँ पूछ रहा है। शाहजहाँ जहांगीर में लोग कंफ्यूज होते थे, लेकिन शाहजहाँ पूछेगा तो आप मनूची ध्यान दीजिएगा। ये जो मनूची था ये विदेशी यात्री था जो शाहजहाँ के काल में आया था। अब बात करें अगर आपके जहांगीर के काल में कौन सा आया था तो आप हॉकिंस का नाम याद रखेंगे। हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। ये ऑप्शन नंबर ए में जो विलियम हॉकिंस दिया गया है ये आपका जहांगीर के शासनकाल में आया था। इसी के साथ पूछा जाता है आपका जैसे हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, तो वो आपका ह से हर्षवर्धन और ह से वेनसांग जिसने सियूकी की रचना की थी। तथा आपसे पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था, तो मेगस्थनीज आया था जिसने इंडिका की रचना की थी। तो इतनी बातें आप ध्यान देंगे। अब इब्ने बतूता देखिए, ये इब्ने बतूता ऑप्शन सी में है। तो इब्ने बतूता के बारे में कहा जाता है कि इसने रेहला की रचना की थी। रेहला किसकी पुस्तक है, ये इब्ने बतूता की है। तथा ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। तथा ये मोरक्को का निवासी था, ये भी पूछा जाता है। तो इतनी सारी बातें आप ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी। ये भारतीय सिविल सेवा की बात कर रहा है। तो ये आपका कार्नवालिस का नाम आप जानते होंगे। इन्हीं के समय में भारतीय सिविल सेवा जो है शुरू हुई थी। कार्नवालिस बारे में अस्थायी बंदोबस्त पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त से किसका संबंधित, तो वो भी कार्नवालिस ही हैं। अब बात करें भारतीय सिविल सेवा की तो आपको नाम याद होगा सत्येंद्रनाथ ठाकुर का। बात करें सत्येंद्रनाथ ठाकुर का तो ये आपके रविंद्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। तथा इन दोनों के पिता थे आपके देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर आपको पता होगा ब्रह्म समाज के बाद एक तत्वबोधनी समाज की स्थापना हुई थी। तो तत्वबोधनी समाज की स्थापना वो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। अब बात करें सत्येंद्रनाथ, तो सत्येंद्रनाथ ठाकुर ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। तथा रविन्द्रनाथ ठाकुर बारे में आपको पता होगा जनगण मन दिए थे, गीतांजलि की रचना के लिए इन्हें नोबल 1913 मिला था। बाकी इनके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको पता होगा। तो अभी इस क्वेश्चन में जब आप ध्यान देंगे तो खाली इतना ध्यान दीजिएगा कि सिविल सेवा किसके समय के आरंभ हुई, वो कार्नवालिस के समय हुई। अब देखिए एलन बरो का नाम है। दास प्रथा का अंत पूछता किसके समय हुआ, तो वो एलन बरो के समय में हुआ। डलहौजी अब व्यपगत का सिद्धांत और पहली ट्रेन कब चली, वो डलहौजी के समय चली। अब विलियम बेंटिक का नाम आपको पता होगा। राजा राम मोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिक ही थे जिन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। तो ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान देंगे। आइए 43 नंबर देखिएगा। करा कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। देखिए अभिनव भारत जब भी आपसे पूछे आप 1904 याद रखिएगा। 1904 में बी डी सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। अब बात करें बी डी सावरकर की तो इन्हीं के जो है 28 मई को इनका जो है जयंत या पुण्यतिथि मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में संसद भवन का जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 28 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हुआ था। अब देखिए दामोदर चापेकर, और ये दामोदर चापेकर के बारे में आपसे ध्यान दीजिएगा। इनके बारे में भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दामोदर चापेकर, तो आपने रैंड और एमहर्स्ट की हत्या सुना होगा। कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या जो चापेकर बंधुओं ने की थी, आपका ये 1897 का समय था। तो इनसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 44। यह निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष है। देखिए कैबिनेट मिशन आपका आया जो था वो आपका 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन में ये भी पूछा जाता है कि कितने लोग थे, तो मुख्य उसमें 3 लोग थे जिसमें आपका अध्यक्ष पूछा जाता है। तो आप पैंथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर पैंथिक लॉरेंस, और एक नाम आपका और था सर क्रिप्स।
क्रिप्स वो जो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था वही वाले क्रिप्स ये भी हैं। तो क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। पूछता है कि अध्यक्षता कौन किए थे या मेन कौन था इसमें कैबिनेट मिशन में, तो पैंथिक लॉरेंस। याद कैसे करेंगे कि शेर का नाम जो है वो वैज्ञानिक नाम वो पैंथिक करके होता है। तो जंगल का राजा शेर होता है, तो कैबिनेट मिशन का शेर कौन था, वो आपका पैंथिक लॉरेंस था। ऐसे आप इसको ध्यान देंगे ताकि एग्जाम कन्फ्यूजन ना हो। अगर अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत पहुंचने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ये थे अबुल कलाम आज़ाद जी। अबुल कलाम आज़ाद जी और जेबी कृपलानी। तो आप देखिए ध्यान, 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद भी थे, लेकिन 1946 से जेबी कृपलानी जी भी शुरू हुए थे। तो आपको बताना है कौन था, तो बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका आंसर होगा वो अबुल कलाम आज़ाद ही होगा। जेबी कृपलानी जी इनके बाद में आए थे। जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था अबुल कलाम आज़ाद जी ने, तब जेबी कृपलानी बने थे। जो अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले वो भी अबुल कलाम आज़ाद थे। सबसे ज़्यादा समय तक यानी 40 से लेकर लगभग 45-46 तक वो भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे, सबसे ज़्यादा समय तक। अब बात करें जेबी कृपलानी का, तो पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता जब भारत आज़ाद हुआ है उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो वो आपके जेबी कृपलानी थे। आप इतनी बातें ध्यान देंगे। तथा राजेंद्र प्रसाद कब ध्यान होगा, 1939 का अधिवेशन में यही किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पता होगा 1929 में जो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता यही किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 है कि हरमट्टन पौने किस मरुस्थल से चलती हैं, तो ये जो हरमट्टन पौने आपका सहारा मरुस्थल से चलती है। सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आप ध्यान देंगे। तथा थार मरुस्थल ये भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर देखिएगा, ये कि श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है। ये जो हरिकोटा द्वीप है आपका पुलकट झील के निकट अवस्थित है। बात करें चिल्का झील की, यह भारत की जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तथा पहला रामसल जो स्थल था भारत का वो भी चिल्का झील ही था। दोनों बात आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कि बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान 1 किसको पता। देखिए ये जो स्थान है आपको पता होगा, ये है आपका पश्चिम चंपारण। अब चलिए मैप आया तो मैप के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान दीजिए। ऊपर की तरफ आपका नेपाल लगता है, इस साइड आपका उत्तर प्रदेश लगता है, नीचे झारखंड लगता है, तथा इस साइड आपका पश्चिम बंगाल से अलग हुआ पश्चिम बंगाल लगता है। आपसे पूछता है कि सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला। तो जब भी आपसे पूर्वी पूछेगा तो ये देखिए ये स्थान सेट हो रहा है ना या इस लाइन में, तो ये आपका किशनगंज है। अब सबसे उत्तरी में ये स्थान तो पश्चिम चंपारण है। सबसे इधर आएंगे पश्चिम साइड में तो ये देखिए ये आपका कैमूर है, कैमूर पड़ता है। तथा दक्षिण में जो टच कर रहा है वो आपका गया है। इतनी बात आप ध्यान देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिएगा करे बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान एक किसको प्रदर्शित करता है, तो यह है आपका रामनगर दून। ध्यान दीजिएगा पश्चिम चंपारण जो आपका रामनगर दून ध्यान दीजिए। तथा एक आप क्वेश्चन और भी ध्यान देंगे कि उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछता है और पूरब से पश्चिम। देखिए उत्तर से आप उत्तर ऐसे लिखते हैं तो इसमें 3 आ रहा है, तो जो ये लंबाई है ये आपका 345 यानी 345 किलोमीटर। और जब आपसे पूरब से पश्चिम पूछेगा तो आप 483 किलोमीटर आप ध्यान देंगे। 3 4 5 345 483, उत्तर वाला 345 है, ये आप नोट करेंगे। चलिए 48 नंबर देखिएगा, कह रहा कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्न में से किस कारण से वर्षा होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है वो आपको होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये उत्तर पश्चिम भाग में। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो है मानसून सत्र कहाँ से आरंभ होता है, तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से आरंभ होता है। लेकिन ये उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में पूछ रहा है तो आप पश्चिमी विक्षोभ इसका आंसर देंगे। चलिए 49 देखिए, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। ये आपका भारतीय महासागर का पूछ रहा है, तो आप ध्यान देखिए। तो एक और मालदीव जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, तो मालदीव जो है वो भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की एक परत है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की एक परत है। समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, सभी वायुमंडल की परत है। जब बात करेंगे जैसे मान लीजिए परतों की, तो सबसे पहले आपका आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है आपका समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो इतनी बात है। अब देखिए क्षोभ मंडल सबसे पहले नंबर पे क्षोभ मंडल अगर आप ध्यान देंगे तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती हैं। अब बात करें समताप मंडल की, समताप मंडल में जो है कि एक नियमित यहाँ पे आप कह लीजिए जलवायु या फिर वातावरण नियमित होता है समताप मंडल का। इसी वजह से जो एरोप्लेन उड़ता है वो आपका समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है। यहाँ कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती। तथा क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, वो भी आपका समताप मंडल में पाया जाता है। अब बात करें मध्य मंडल की, तो मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्का पिंड कौन से मंडल में जलता है, तो आपका मध्य मंडल में ही आके जल जाता है। अब आयन मंडल में आप ध्यान दीजिएगा, रेडियो किरणें ये सभी आयन मंडल में होती हैं। तथा जो बहिर्मंडल होता है वो भी आप ध्यान दीजिएगा, जो जितने भी उपग्रह वगैरह होते हैं वो उसमें रखे जाते हैं। इतनी बातें आप ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलिए 51 देखिए, कौन सा देश एशियाई कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा।
पूछ रहा है कि 2023 टूर्नामेंट की मेज़बानी एशियाई कप फुटबॉल है, ये कोई वर्ल्ड कप आपसे नहीं पूछ रहा है, तो इसका भी आप ध्यान देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा कतर। अब बात करें कतर की, तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था वो भी कतर में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के जीता था। चलिए 52 नंबर देखिए, भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो भारत ने क्या किया था, उसको 50 बसें दी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे तो ये 50 बसें भारत ने उसको दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर, ये कि हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहाँ पर शुरू की गई? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये किया गया तुमकुरू कर्नाटक, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आप याद रखेंगे तुमकुरू कर्नाटक, वहाँ पे इन्होंने शुरू किया, तुमकुर कर्नाटक। 54 है, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल आपसे इस समय पूछ रहा है, तो उसमें रमेश बैस, नाम आप याद रखेंगे, रमेश बैस। अब राज्यपाल की बात हुई तो बिहार का नवनिर्मित, आप ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र आर्लेकर जी, वो बिहार के नवनिर्मित राज्यपाल हैं, तो इतनी बात आप ध्यान देंगे। तथा आंध्र प्रदेश और असम का, एक असम का याद रखिएगा, गुलाब चंद्र कटारिया करके हैं, वो असम के हैं। बिहार का आप याद रखिएगा, राजेंद्र आर्लेकर। चलिए 55 देखिए कि आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता? ऑरेंज कैप आपका सुमन गिल ने जीता था। 16वां नंबर का ये आईपीएल था, चेन्नई सुपर किंग्स ने इसको जो है विजेता हुई थी। तथा आपसे पूछे पर्पल कैप, वो आपके जीते थे मोहम्मद शमी, पर्पल शमी जीते, तथा ऑरेंज कैप सुमन गिल जीते। अब बात करें कि एमर्जिंग प्लेयर कौन जीता, तो वो आपके यशस्वी जायसवाल ने एमर्जिंग प्लेयर जीता था। फाइनल पूछे आपका किसके बीच हुआ था? चेन्नई और गुजरात के बीच ये फाइनल हुआ था। चलिए 56 नंबर देखिएगा जी, ये कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन है? सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका वर्तमान में निदेशक आपसे पूछ रहा है, तो आपके प्रवीण सूद का नाम आप याद रखेंगे। एक प्रवीण कुमार है, एक प्रवीण सूद, तो सूद आप नाम ध्यान रखिए, प्रवीण सूद। चलिए 57 है कि किस लेखक ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर है वो जॉर्जी गोस्पिरिनो ने पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें, देखिए ये 2023 का तथा 2022 में एक आपने नाम सुना होगा, किसका? ये नाम था आपका गीतांजलि श्री का, जिन्होंने टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय जीता, तो वो 2022 का, तो उसको भी आप याद रखेंगे। गीतांजलि जी पाई थी टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, टाइम शेल्टर के लिए जॉर्जी गोस्पिरिनो। चलिए 58 नंबर देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया गया? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जितने देशों को मिला, आप एक बार ध्यान से नाम सुनेंगे। अगर बात करें, ये पूछ रहा है कहाँ का? फिजी का। फिजी में तो है, फिजी के प्रधानमंत्री को जो दिया था, आप राष्ट्रपति बिल्कुल मत लगाइएगा, ये फिजी के प्रधानमंत्री ने ही अपने भारतीय प्रधानमंत्री जी को ये अवार्ड दिया था, ये बात आप ध्यान देंगे। फिजी, अब एक के साथ ही में आप याद रखिएगा, फिजी का मिला था इनको, पापुआ न्यू गिनी का मिला था, पलाऊ और मिस्र का मिला था, इतनी सम्मान जो है दिया गया था। एक सूरी नाम का पूछता है, तो जो सूरी नाम वाला सर्वोच्च सम्मान था वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था। सूरी नाम को अगर आप हटा देंगे तो बाकी सभी जो है भारतीय प्रधानमंत्री को मिला। चलिए 59 नंबर देखिएगा, ये कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? ये आपसे ये पूछ रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई डायरेक्ट? ये हुआ था आपका इब्राहिम शाह लोदी और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये हुआ था पानीपत की जो है पहली लड़ाई। इसी के साथ अगर आप ध्यान देंगे तो ये पहली लड़ाई थी जो बाबर ने, जिसमें तोप का जो है प्रयोग किया था, और ये 1526 में हुआ था, 1526 में। तथा आपसे खानवा का युद्ध पूछता है, वो 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध आपसे 28 से 29 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, तो ये बात आप इतना ध्यान देंगे। चलिए 60 नंबर देखिएगा, करेक्ट, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? आपको बताना, ये मुस्लिम काल में पूछ रहा है आपसे, तो ध्यान दीजिएगा, ये था आपका हेमू। ये जो हेमू था, ध्यान दीजिएगा, ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा था, जिसे नाम हेमू, जो दिल्ली की जो है तख्त पर बैठने वाला था, एकमात्र हिंदू। तो आप इसको ध्यान देंगे, हेमू का नाम आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, एक मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो नील उत्पादन था सबसे ज़्यादा बयाना एक केंद्र था, समझ लीजिए, यहाँ पे सर्वाधिक नील का उत्पादन होती थी, आप ध्यान देंगे। तथा अफीम के बारे में ध्यान दीजिएगा, अफीम के बारे में पूछता है, तो अफीम का निर्माण औषधि निर्माण में भी होता था, बिहार के मालवा में मुख्य तौर पर उगाई जाती थी। 62 है कि शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? शिवाजी ने मुगलों को एक संधि की थी, उन्होंने पुरंदर की संधि, बहुत ही फेमस संधि, आप इसे याद रखिएगा। इसी संधि के तहत शिवाजी ने मुगल को 3/4 राज्य दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह है कि 1916 में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थी? तो ये थे आपके DK कर्वे, प्रोफेसर DK कर्वे।
इन्होंने 1916 में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे इन्हीं का बहुत बड़ा हाथ था। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने 1886 में, आपके 1893 में तथा 1906 में 3 बार कांग्रेस की जो है क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ये दादा भाई नौरोजी का नाम है। ये नरम दल के नेता थे, ये भी आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा 64 नंबर। 64 प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों को उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। मतलब कहाँ जो है एक ही खेत में 2 फसल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका हुआ था कालीबंगा में। कालीबंगा याद रखेंगे। आपसे काली चूड़ियों का साक्ष्य भी पूछता तो वो भी कालीबंगा में हुआ था। तो एक ही खेत में 2 फसल उगाने का साक्ष्य भी आपको कहाँ मिला था, ये कालीबंगा मिला था। अब ध्यान दीजिएगा, अभी डी.के. कर्वे के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, तो ये भी ध्यान दीजिएगा वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। डी.के. कर्वे को भारत रत्न भी दिया गया 1958 में। तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 63 वाला। चलिए 65 नंबर देखिएगा। ये कि मृदा से संबंधित विज्ञान, ये मृदा विज्ञान होगा तथा पारिस्थितिकी है। आप देखिए, एक मैंने आपसे कहा था इकोलॉजी और एक होता है इकोसिस्टम। इकोलॉजी में एल आता था, हैकल नाम याद रखिएगा। इकोसिस्टम में एस आता है, तो आप टांसले नाम याद रखेंगे। दोनों पूछा जाता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं आप। चलिए 66 देखिएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इन्हें दी थी राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने। अब बात करें राजा राम मोहन राय की संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार तथा आत्मीय समाज की स्थापना इन्होंने 1814 में की थी। और इसका डबल कीजिए, 14 दूनी 28 में इन्होंने ब्रह्म समाज की थी। 14 में आत्मीय समाज तथा 28 में ब्रह्म समाज। तथा ये इनकी सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है सती प्रथा का अंत भी किया था। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। इतनी बात आप ध्यान देंगे। आइए 67 नंबर देखिएगा। करा कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा, ये आपका म्यांमार को कहते हैं। म्यांमार को लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। इसी के साथ अगर आप ध्यान देंगे तो एक पूछता है आपका कंगारुओं का देश या प्यासी भूमि का देश। चाहे कंगारू का देश कहे चाहे प्यासी भूमि का, दोनों आप ऑस्ट्रेलिया नाम याद रखेंगे। तथा इसी के साथ याद रखेंगे कीवी का देश न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ड्रैगन का देश आपको चीन को कहा जाता है। चीन को ड्रैगन का देश, चीन को ड्रैगन का देश, ये आप ध्यान देंगे। तथा आप बताइएगा जापान को कौन सा देश कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जापान, आपने सुना होगा उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश आपका ब्रिटेन को कहा जाता है। इतनी बात आप ध्यान देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। नेक्स्ट है कि ओंकोलॉजी किनका अध्ययन थे? तो कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा था। उड़नीथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। देखिए पक्षी उड़ते हैं तो उड़ते से आप उड़नीथोलॉजी याद रखिएगा। उड़नीथोलॉजी जिसे ओर्निथोलॉजी कहते हैं, तो उड़नीथोलॉजी पक्षी, ओंकोलॉजी कैंसर, ये आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? आपसे पूछ रहा स्थानीय नाम कौन सा नहीं है? तो ये जो आपकी तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी है, ये पश्चिमी घाटों के लिए स्थानीय नाम नहीं है। अब बात करें पश्चिमी घाट की, तो उसमें आपका महाराष्ट्र पड़ता है, गोवा पड़ता है, कर्नाटक। और तीनों को मिला के आप जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, तीनों को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से किसको जाना जाता है? तो ध्यान देंगे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को, यानी पश्चिमी घाट यही है। ये इतनी सी बात आप ध्यान देंगे। अगर तथा साथ ही आप ध्यान दीजिएगा कि पूछता कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर, जब दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पूछेगा तो आप अनाईमुड़ी नाम याद रखेंगे। अनाईमुड़ी ये अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। लेकिन आपसे नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी पूछे तो आप डोडा बेटा का नाम याद रखेंगे। डोडा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च है, लेकिन दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली अन्नामलाई, दूसरी डोडा बेटा, लेकिन नीलगिरी की ये सर्वोच्च है। इसी के साथ गुरु शिखर का नाम याद रखेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी जो आपका राजस्थान पड़ता है, उसकी सर्वोच्च चोटी आपके गुरु शिखर होती है। चलिए सभी पूछे जाते तो आप बड़े ध्यान से इसको सुन लिए होंगे और याद करके ही आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूपर्पटी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? देखिए भूपर्पटी आपसे पूछ रहा है तो ये नाम है भूपर्पटी। जैसे आप जमीन का ऊपर का एक ऐसे मिट्टी का परत हटाएंगे वही भूपर्पटी नहीं है। तो भूपर्पटी एक अच्छी खासी मतलब मोटाई में है, लगभग ज़मीन का 35 किलोमीटर। आप नीचे अगर जाइएगा 35 किलोमीटर ज़मीन में अंदर जाते जाइए, उस सभी भाग जो है भूपर्पटी है। और इतने भूपर्पटी में आप ध्यान देंगे तो 4% जो है अभ्रक पाई जाती है। तथा भारत में पूछता है अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो आप आंध्र प्रदेश नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। अभ्रक सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश। देखिए अभ्रक में भी ये नीचे वाला रहा है, आंध्र प्रदेश में भी नीचे वाला रहेगा। तो ये आप ध्यान देंगे, और किसी राज्य में ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 71 देखिएगा कि पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का सीमा कौन सा पर्वतमाला जो है वो निर्माण करती है? तो आपको बताना है। विंध्य नाम याद रखिएगा। ये जो विंध्य सह्याद्री के बारे में अभी आपसे बात की है, कौन कौन? महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक। लेकिन ये देखिएगा कौन है? शायद उत्तर दक्षिण भारत के बीच सीमा ये भी आपका विंध्य पर्वत करती है, विंध्य।
अब ध्यान देंगे कि विंध्याचल पर्वत की सबसे उच्चतम चोटी पूछता है तो वो आपका अमरकंटक है। अमरकंटक विंध्याचल की सबसे सर्वोच्च चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है? ये पूछता है विधिक समान संरक्षण कहाँ से लिया गया। अब सीधा सीधा पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण, विधिक समान संरक्षण आपका अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए पूछता क्या क्या है, आप ध्यान दीजिए। एक पूछता है विधि के समक्ष समता, ध्यान से सुनिएगा, ये जो विधि के समक्ष जब आप समता पूछेगा तो आप जो है ब्रिटेन नाम याद रखेंगे, विधि के समक्ष समता। और एक पूछता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो आप जापान का नाम याद रखेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, तथा एक मैंने कहा कि विधि के समक्ष समता वो ब्रिटिश से लिया गया है। ये दोनों बातें आप ध्यान देंगे। लेकिन संघीय व्यवस्था आपसे जब पूछे तो आप कनाडा का नाम याद रखेंगे, संघीय व्यवस्था। इसी के साथ आप चलिए कुछ हम बात कर ही लेते हैं, ये बात हुआ चर्चा हुआ तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? आपका अमेरिका से लिया गया। डीपीएसपी जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं वो आपका आयरलैंड से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। सभी पूछा जाता तो सभी ध्यान देंगे। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, संघ कनाडा यानी संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया। अब एक पूछता है आपसे कि आपातकाल, आपातकाल कहाँ से लिया गया? वो आपका जर्मनी से लिया गया। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अब देखिए याद कैसे करेंगे। आपातकाल में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें आपको चाहिए मनी से आप जर्मनी याद रखेंगे, यानी आपातकाल कहाँ से? जर्मनी से। अब जब इसके अभी मैंने क्या कहा आपसे, ये संविधान संशोधन, तो फ्री में संशोधन समझिए। संशोधन जो कराता है वो सोचता है मेरा फ्री में सारा काम हो जाए, तो फ्री में संशोधन कराना यानी दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका में देखिए फ्री आ रहा है तो फ्री में संशोधन दक्षिण अफ्रीका, यानी संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। ये 73 नंबर करा विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष जो है ये विधान परिषद की सदस्यता के लिए होना चाहिए। अब बात करें विधान परिषद से और पूछा जाता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। हर 2 वर्ष में जो है ये चेंज होते रहते हैं। अब बात करें विधान परिषद की सदस्यता 35। इसी के साथ आप राष्ट्रपति नाम राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों का 35 वर्ष, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आप याद रखेंगे 25 वर्ष, तथा जो हमारा ये गांव का पंचायती चुनाव वगैरह होता है उसके लिए 21 वर्ष। इतनी बात आप ध्यान देंगे। चलिए 74 देखिए, कह रहा पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। आपने सियाल, सीमा, नीफे का सुना होगा। सियाल, सीमा और नीफे, माने सियाल से आप याद रखेंगे सी और आल से एल्युमिनियम हो जाता है, सियाल से सिलिका हो जाता है, सीमा से आपका क्या हो जाता है? ये भी आपका सिलिका हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है, नीफे से हो जाता है आपका आयरन यानी निकिल, और फे से फेरस यानी आयरन, निकिल और तीसरे में पाया जाता है। तो ये पूछ रहा है पपड़ी में सबसे ज़्यादा, तो एल्युमिनियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर। ये है कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो है वो किस में दिए गए हैं? कल्याणकारी जो राज्य है इसके बारे में आपका डीपीएसपी आप सुना होगा। डीपीएसपी यानी ऑप्शन बी देखिए, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कल्याणकारी राज्य के बारे में बात की गई है। आइए 76 नंबर देखिए, कह रहा है कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? सूर्य केंद्रीय का मतलब ये हुआ कि केंद्र में सूर्य है, बाकी सभी इसके चक्कर लगाते हैं, जो कि सही भी है। तो ये आपके दिया था कापरनिकस ने। कापरनिकस का आप नाम ध्यान रखेंगे, कापरनिकस इन्होंने जो है दिया था। 75 नंबर हमको लगता है छूट रहा है क्वेश्चन। 75 राज्य, हाँ 75 नंबर हो ही गया। ये आपका पूछ रहा है कल्याणकारी राज्य के विचार किस में दिया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे तरफ देखिएगा 77 नंबर देखिएगा जी। 77 है कि बॉम्बे हाई किसके लिए विख्यात है? ये जो आपका बॉम्बे हाई है ये आपका पेट्रोलियम के लिए विख्यात है। बॉम्बे हाई को पेट्रोलियम के लिए मुख्य तौर से जाना जाता है। यूरेनियम आपका जादूगोड़ा खान में पाया जाता है, आप ध्यान देंगे। चलिए 78 नंबर देखिएगा, एक निम्नलिखित पर विचार करना है। बाजार, ऋणादान, ट्रेजरी बिल और आरबीआई को निर्देशित विशेष प्रबंध करा, इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक हैं? आंतरिक ऋण के आपसे घटक पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर आप कैसे लगाएंगे, इसका देखिएगा तो ये पहला, दूसरा, तीनों, ये तीनों जो है आंतरिक ऋण के घटक हैं। लेकिन ऑप्शन अगर आप देखेंगे, देखिए केवल एक और दो, एक और तीन, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान रखिए, आप डी लगाएंगे एक से अधिक, लेकिन ये एक से अधिक इसलिए है कि कोई ऑप्शन देखिएगा, इन ऑप्शन में अगर एक के अलावा दूसरा ऑप्शन होता तब आप लगाते एक से अधिक। ये ऑप्शन के लिए एक से अधिक है, ये पॉइंट दिए गए उसके लिए नहीं है, तो ये बात का आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर बी होगा, 1, 2, 3। जब एक ऑप्शन में आपका तीनों दिया गया है तो आप ऑप्शन यही चूज करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 नहीं होता, इसमें 1, 2 होता, इसमें 1, 3, तब आप लगाते उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तब तीनों हो जाता।
चलिए 79 नंबर देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। ये आपका देता है तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये जो है सबसे ज़्यादा जो है योगदान देता है। 80 नंबर देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का लेखक आपसे पूछ रहा है, ये है आपके केन्स। केन्स के बारे में ध्यान दीजिएगा, जनरल थ्योरी ये 1936 में इन्होंने किया था, तो केन्स का नाम है याद रखेंगे, कीन्स या केन्स इनको कहते हैं। चलिए 81 देखिएगा, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, यह गंगा में कहाँ पर गिरती या मिलती है। मतलब कोसी गंगा में कहाँ मिलती है आपसे पूछ रहा है, ये खगड़िया के निकट जो है यहाँ पे ये मिलती है। अब बात करें कोसी ये बिहार का शोक है, आपसे पूछता है बंगाल का शोक। जब भी आपसे बंगाल का शोक पूछेगा आप दामोदर नदी लगाइएगा, बंगाल का शोक दामोदर है तथा बिहार का शोक कोसी है। चलिए आगे बढ़िए, ये कि कावेरी जल विवाद किनके बीच में है। कावेरी, देखिए कावेरी के चक्कर में क्या होता है, लोग क्या हो जाते हैं, अब इसका ट्रिक भी अभी हम आपको बता रहे थे। कर्नाटक और तमिलनाडु का नाम याद रखेंगे। कावेरी के नाटक में पूरी तेलंगाना जो है वो हिल जाती है। कावेरी ऐसा नाटक करती है, कावेरी से याद रखें, नाटक से कर्नाटक, और जो है तेलंगाना पूरा हिल जाता है। तो ये कर्नाटक और तेलंगाना कावेरी याद रखेंगे। कावेरी जल विवाद ये आपका कर्नाटक और तेलंगाना में है। चलिए 83 नंबर देखिए, करा महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के, ये बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता जो महात्मा गांधी ने की थी, तथा कानपुर इसके जस्ट बाद 1925 में आपका सरोजनी नायडू जी ने अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी ने बेलगांव के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता यही की थी। गांधी के बारे में बहुत बार रिवीजन किए हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको याद ही होगा सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है आपसे पूछ रहा है। बिम्स्टेक का सदस्य, ये आप देखेंगे तो ये श्रीलंका जो ये बिम्स्टेक का सदस्य है। कुल 7 देश हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश है, भूटान है, आपका भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है। तो श्रीलंका इसमें है, लाओस और कंबोडिया नहीं, इस वजह से इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 85 नंबर देखिए, कह रहा कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो जब से चाबहार ये आपका है ईरान में, देखिए इराक है लेकिन ईरान नहीं है, तो चाबहार ये ईरान है, यानी इसका आंसर कोई नहीं होगा। 86 है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए। 3 महीना। 3 महीने के अंदर जो है ग्राम सभा की बैठक जरूर होनी चाहिए, तो ये आप ध्यान देंगे। तथा ध्यान दीजिएगा, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 50% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया पहली बार। चलिए 87 नंबर देखिएगा, यह है कि बिहार बजट 2023 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। देखिए जीडीपी का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहेगा ये आपसे पूछ रहा है, बहुत बार पूछा जाता है 3.5%। अब लगभग 3.5% का घाटा ये आप याद रखेंगे। 3.5, ढाई मत लगाइए, पिछली बार की बात है, इसमें 3.5% का घाटा रखा गया है। चलिए 88 देखिए, एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, 88 नंबर देखिएगा जी। 88 आप ध्यान देंगे तो कह रहा है भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुए थे। बात करेंगे नंदलाल बसु का, इनका जो है जन्म तो इनका मुंगेर में हुआ था। बात करें इनके बारे में, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्वेश्चन बन गया, तो आपको पता होगा संविधान की जो मूल प्रति थी, संविधान की जो मूल प्रति थी उसका डिजाइन इन्होंने तैयार किया था। नंदलाल बसु जी बिहार के थे, संविधान के मूल प्रति का डिजाइन जो है ये तैयार किए थे। इनका जन्म मुंगेर में हुआ था। और बिहार से संबंधित है आपके ये सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी थे, वो भी बिहार के थे, तथा पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वो भी बिहार के थे। तो बिहार के लगभग बहुत लोग जो है वो संविधान में जो उनका योगदान रहा था। आइए आगे बढ़िए। 89 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा है। तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, ये सभी शास्त्रीय भाषा। आपको पता होगा कुछ शास्त्रीय भाषा 6 है तथा शास्त्रीय जो नृत्य है वो आपका 8 है। तो ये आप इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कौन शास्त्रीय भाषा है, तो तीनों है, यानी एक से अधिक। पूछता है कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा, तो आप ध्यान देंगे तेलुगु, तेलुगु या तमिल। तेलुगु तमिल में आप कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए तमिल और तेलुगु, तो आप तमिल याद रखेंगे। तमिल, तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा, तथा अभी 2014 में, यानी 2004 के 10 साल बाद 2014 में उड़िया जो है नवीनतम भाषा जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया, यानी तमिल और उड़िया। तेलुगु पे मत जाइएगा। 90 नंबर, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश का, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। अब बात करेंगे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, आपसे ओडिसी पूछता है, वो आपको उड़ीसा का लगाना है। ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आपसे बात कर ली है कौन कहाँ का है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, जैसे कि सरहुल हुआ, सरहुल कर्मा और विदेशिया। सरहुल कर्मा विदेशिया आपका झारखंड का होता है, सरहुल कर्मा विदेशिया, तथा विदेशिया जो है आपका बिहार का भी है, क्योंकि बिहार से ही तो झारखंड अलग हुआ था।
तो विदेशिया दोनों में है। सरहुल जो है झारखंड का है। कजरी आपसे पूछता है, रासलीला पूछता है, ये आपका उत्तराखंड का है। तथा एक आपसे बहुत प्रसिद्ध है मुखौटा, मुखौटा भी आप ध्यान देंगे अरुणाचल प्रदेश का है। और तथा बिहू आपका असम का होता है। आइए 91 देखिए, करा किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो आपसे शैवाल पूछेगा तो थैलोफाइटा याद रखेंगे। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है, शैवाल सोपोसी होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये भी बात आप ध्यान देंगे, शैवाल सोपोसी होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तथा थैलोफाइटा के अंदर ये भी ध्यान दीजिएगा कि सवल, कैवाक तथा जीवाणु तीनों जो है थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। आइए 92 नंबर देखिए, करा शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो ये आपके वृषण में बनते हैं। वृषण यानी जिसे अंडाणु भी कहा जाता है। तो ये जो शुक्राणु है ये वहीं पे बनते हैं। ये मेल का जो है, मेल के बारे में पूछ रहा है, फीमेल का नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 93 नंबर, करा निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका क्लोरीन, सबसे ज़्यादा जो है क्लोरीन जो है आपका विद्युत बंधुत्व वाला तत्व भी कहिए या विद्युत ऋणात्मक, यही क्लोरीन ही होता है। 94 है कि मानव में किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जो स्वर रज्जु होती है इसी में कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए 95 देखिए, करा कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो ये आपका वंश, यही हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। अब डीएनए की अब अगर आप बात कर लीजिएगा, डीएनए के बारे में जानिएगा कि ये प्रोटीन की जानकारी भी देता है। तथा इसके साथ ही आप ध्यान दीजिएगा कि डीएनए के बारे में कि ये जो डीएनए की जो क्रिया संचालन होती है, डीएनए की सभी आनुवंशिक क्रियाओं का जो संचालन करता है वो जीन होता है। जीन इसकी इकाई है। डीएनए की जो इकाई आपसे पूछे तो आप जीन याद रखेंगे। तथा डीएनए की पूछता है कि द्विकुंडलित संरचना मॉडल, डीएनए का जो द्विकुंडलित संरचना मॉडल था वो किसने दिया। तो आप वाटसन और क्रिक का नाम याद रखेंगे। तथा कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि डीएनए की खोज किसने की थी, आप जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर, यह निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक आपका तांबा हुआ, चांदी हुआ और टंगस्टन हुआ, ये तीनों विद्युत के सुचालक है। इसका आंसर ये हो। लेकिन सबसे पूछता है सबसे अच्छा सुचालक विद्युत का कौन होता है, वो आपका चांदी होता है। तथा चांदी बहुत महंगी होती है, इस वजह से जो है इसको जो है लोग ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं। लेकिन चांदी जो है सबसे अच्छा सुचालक है। तथा दूसरे नंबर पर आपका तांबा होता है, तो तांबा को लोग यूज करते हैं। 97 देखिए, करा एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। गलत कथन का चयन आपको करना है। कह रहा ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है उपभोक्ता होते हैं। एक अकेला जीव एक अधिक पोषी स्तर पर भोजन प्राप्त कर सकता है। जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। देखिए ये सी वाला जो जितना नीचे रहता है उसमें ज़्यादा, जैसे देखिए नीचे अगर 7000 कैलोरी आपकी ऊर्जा है तो ऊपर बढ़ेगा तो ये इसका 10% यानी 700, फिर एक स्तर और ऊंचे चढ़ेगा तो ये 70 हो जाएगा, एक ऊपर पड़ेगा तो ये 7 हो जाएगा। क्योंकि आपका 10% लिंडपान का नियम आपने जाना होगा। लिंडपान के नियम के अनुसार जो है जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर बढ़ेंगे तो 10% ऊर्जा ही ऊपर जाएगी। यानी ये सभी सही पूछ रहा। गलत कथन कौन सा है, तो ये गलत यही आपका सी वाला है। इसका आंसर यही होगा, बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर जी। 98 कह रहा है कि हवा में ध्वनि तरंगे, एक सेकेंड, हवा में जो आपका ध्वनि तरंगे हैं किस प्रकार की होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की, ध्वनि जो तरंगे वो आपका अनुदैर्घ्य होती हैं तथा प्रकाश तरंगे आपका अनुप्रस्थ होती हैं। तो यह ध्यान दिया। ध्वनि की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। और प्रकाश की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वो गैस में, उसके बाद द्रव में, फिर ठोस में। तो ध्यान से इसको देखिएगा। ध्वनि पूछे तब ठोस द्रव गैस, अब प्रकाश पूछे तो गैस द्रव ठोस। 99 नंबर देखिए, कह रहा विविधता क्या है। माता पिता से संतानों के बीच अंतर, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता, ये सभी है। ये इसका ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक से अधिक आंसर होगा। 100 नंबर देखिएगा, कह रहा निम्न में से कौन सा ऊतक जो है ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। ये है आपका जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम के बारे में जाते हैं। जाइलम जो होता है जैसे जाइलम, जैसे जल और खनिज को एक दिशीय रूप में जो है नीचे से ऊपर ले जाता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो आपका भोजन को ले जाता है, ये ऊपर नीचे दोनों दिशा में चल जाता है। तो ये देखिए, तथा जाइलम फ्लोएम को जो है जटिल ऊतक भी कहा जाता है। आई 101 देखिए, करा प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं। ये नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। चलिए 102 देखिए, ये है कि कौन गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह बनाता है। तो गैस जो है अधिक संपीडितता, जो संपीडितता होती है इसी वजह से सुवाह हो जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ जंतुओं जैसे कि घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। ये क्या व्यक्त करता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, लिंग किसी भी पर्यावरण कारक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, या फिर लिंग का निर्धारण तापमान द्वारा होता है। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, आप बड़े ध्यान से देख के इसको बताइए। चलिए
आप अगर ध्यान देंगे तो ये कह रहा है लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। देखिए जो घोंघे होते हैं वो आपके द्विलिंगी होते हैं। घोंघा ऐसा होता है जिसमें उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब उसमें दोनों होता है। ये आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। बाकी कह रहा है लिंग किसी भी पर्यावरण द्वारा निर्धारित, ये गलत है। लिंग का निर्धारित तापमान, ये भी गलत है, यानी पहला इसमें सही है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से किसकी तुलना जो है सैनिकों से की जा सकती है। ये जो श्वेत रक्त WBC हैं, ये इनकी तुलना जो है सैनिकों से की जाती है, क्योंकि यही जो है रोगों से लड़ते हैं। WBC जैसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। WBC आपको पता होगा रक्त में 3 होता है, एक होता है RBC, WBC और एक प्लेटलेट्स होता है। जो WBC है यही श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, तथा सैनिक भी कहते हैं जो रोगों से लड़ते हैं। I-105 देखिए, कह रहा कौन विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो है एनोड पर होती है। पूछ रहा एनोड पर क्या होती है, तो ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो आपका एनोड पर होती है। अगला देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जल में तेल पायस का उदाहरण है। तो ये जो दूध होता है ना, ये दूध, ये जो है जल में तेल में पायस का उदाहरण है। दूध जो है जल में तेल पायस का उदाहरण है, इसका आंसर दूध हो जाएगा। इसलिए देखिए कौन विटामिन B12 के प्रचुर जो है स्रोत है। चावल, मुर्गी का अंडा, गाजर, मुर्गे का धड़, बकरी का लीवर, स्पाइनुला। आपको पता होगा विटामिन B के कुल 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप कंफ्यूज होंगे तो याद रखिएगा 1, 2, 3 एक साथ ले चलिएगा, 5, 6, 7 एक साथ ले चलिएगा। उसके बाद आप 9 और 12, यही 8 कॉम्प्लेक्स हैं जो बी में पाए जाते हैं। बात करें BC का, तो आपका जल में घुलनशील होता है, और ADE के आपका वसा में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन जो है शरीर में नहीं टिकता, तो वो BC है, क्योंकि मूत्र के रास्ते से जल में ये बह जाता है। अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो साइनोकोबोलिन विटामिन B12 को कहा जाता है, तथा पूछता है कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो ये भी B12 में पाया जाता है। देखिए B12 को साइनोकोबोलिन, साइनोकोबोलिन में बोलिन आ रहा है, बोलिन से आप क्या कोबाल्ट याद रखेंगे, कोबाल्ट साइनोकोबोलिन B12, और इसमें बकरी लीवर इस पर ये आपका स्पाइरुलिना जो है पाया जाता है विटामिन। चलो 108 देखिएगा, करा कौन सा कथन जो आपका गलत है। अधातुएं ऋणायन बनाती हैं और एक है अधातुएं धनायन। इन्हीं दोनों में से जब 2 बात हो गई तो एक तो गलत होना है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, गलत आपसे पूछ रहा है कौन सा होगा। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये जो कह रहा है अधातुएं धनायन बनाती है, यही पॉइंट्स गलत है, क्योंकि जो अधातुएं होती है वो ऋणायन बनाती है, धातुएं जो होती है वो धनायन बनाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। तो इसका मतलब अधातुएं ऋणायन बनाती है, ये सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। गलत आपका C है, जो कि सही आंसर इस क्वेश्चन का है। आइए आगे बढ़िए। 109 देखिए, कह रहा जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो निम्न में से क्या होता है। आपको बताना है कि ऊष्मा पड़ने पर क्या होता है। ये देखिए ऊष्मा परावर्तित भी होती है, अवशोषित भी होती है, प्रसारित भी होती है। ये तीनों जो है क्रियाएं होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए 110 देखिएगा, एक लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है। देखिए जब एक स्थान से उनको दूसरे में ले जाएगा तो आपका ex-situ होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे में ले जाना ex-situ होता है, और उन्हें उनके ही स्थान पर रखना वो आपका in situ होता है। ये 2 होता है, एक ex-situ होता है, एक in situ। ex-situ माने बाहर, एक्स माने होता है बाहर, यानी बाहर ले जाएंगे तो ex-situ, अंदर रखेंगे तो in situ। चलिए 111 देखिए, कह रहा माचिस के तिलियों के सिरे पर क्या होता है। ये आपका लाल फास्फोरस और सल्फर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। चलिए 112 देखिए, कह रहा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था। जब पृथ्वी जो जिसकी उत्पत्ति होती थी, ऐसा कहा जाता है पृथ्वी जो है गर्म आग का गोला था, जिसमें कई वर्षों बाद जो है जल का निर्माण हुआ, पेड़ पौधे ये सब हुआ। तो इसका मतलब है जब पेड़ पौधे कई वर्षों तो थे ही नहीं, तो ऑक्सीजन कहाँ से होगा, तो ये उसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए ये देखिए ईस्ट और मशरूम क्या हैं। जो ईस्ट और आपका मशरूम पूछ रहा है कि ये हैं क्या, तो आपको बताना। ये सवाल है नग्न बीजी जो पौधे हैं, गांठदार जड़ें हैं, आपको बताना है। तो ये इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ईस्ट और मशरूम होता है वो आपका एक प्रकार का फफूंद होता है। ध्यान दीजिएगा, फफूद है, जो कि एक प्रकार कवक होता है, कवक, फफूद या कवक। इसमें सवाल है कवक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, ध्यान से देखिए। कह दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसलिए कि आपको एक फार्मूला पता होगा कि 1/v + 1/u = 1/f। जब यहाँ से आप f को निकालेंगे तो आप इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका हो जाएगा v और u। ये u + v ऊपर आ जाएगा, ये इधर नीचे आ जाएगा, इसके अपान 1/f आ जाएगा। जब आप f को निकालेंगे तो f को आपको ऐसे तिर्यक करके इधर लाना होगा, तो ये जो नीचे चला जाएगा और ये वाला ऊपर, यानी आपका आना चाहिए VU/u + v। अगर आप ध्यान देंगे तो किसी ऑप्शन में VU/u + v नहीं है, इसमें है भी तो देखिए, लेकिन माइनस हो गया है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है, मेन यही समीकरण है। 1/v + 1/u = 1/f, यही दर्पण का सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़िए। 115 देखिए, कह रहा कि तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को किस में नापा जाता है। ये प्रकाश वर्ष में नापा जाता है।
प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। प्रकाश वर्ष के आपसे पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता क्या है, तो आपको बताना है 9.46। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ना याद हो तो यहीं से याद करने के बाद ही आगे बढ़िए। कई बार पूछा जाता हो एग्जाम में, तो जरूर पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15। 15 याद करेंगे, प से प्रकाश, प से 15, तो ये 15 ही इंपॉर्टेंट है। उसमें -15, 16, 31 ऐसे कर देता है तो हम लोग सोचने लगते हैं कि क्या था, 15 था, 31 था। तो प से प्रकाश, प से 15, 10 टू द पावर 15 और 9.46। और साथ ही आप याद रखेंगे मीटर, किलोमीटर मत लगाइएगा, मीटर, इतना मीटर जो है होता है। तो था इसके साथ पूछे अगर दूरी की सबसे बड़ी इकाई तो वो आपकी पारसेक होती है, लेकिन इसमें प्रकाश वर्ष के द्वारा ये नापा जाता है। चलिए 116 देखिए, किस ईंधन का उपयोग नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होता है? ये यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। 92U235 आपको याद होगा, यूरेनियम है, यूरेनियम का जो है यूज किया जाता है। इसी के साथ आपसे पूछता है कुछ और क्वेश्चन, आप ध्यान देंगे। जैसे कि मान लीजिए पूछता है कि भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में होता है, तो आपसे भारी जल पूछे जिसे D2O कहते हैं, तथा ग्रेफाइट, इन दोनों का यूज मंदक के रूप में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट, आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़िए। 118 देखिए, कह रहा चांदी जो है बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता? सीधी सी बात है, ये बहुत महंगी होती है। ये चमकदार धातु ये सब इसकी मेन मुख्य नहीं है, ये महंगी होती है, इसी वजह से इसका उपयोग कम होता है। दूसरे नंबर पे तांबा आता है, तांबा का हम लोग यूज करते हैं भरी मात्रा में। चलिए अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन, सीमित संसाधन जो परंपरागत, आपने एक क्वेश्चन पूछा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। परंपरागत वो ऊर्जा का स्रोत होता है जो खत्म हो सकता है, जो नहीं खत्म होगा वो आपका अपरंपरागत होता है। इसमें देखिए कोयला, वायु नहीं खत्म होगा, वर्षा ये सब नहीं खत्म होगा, लेकिन कोयला जो है खत्म होने वाला है, तो यही सीमित संसाधन है तथा परंपरागत। चलिए 120 नंबर देखिएगा, ये जो आपका 120 है, कह रहा निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाता है? देखिए भोजन की बात कर रहा था, डायरेक्ट आप फ्लोएम लगाएंगे। मैंने आपसे कहा था फ्लोएम भोजन ले जाता है, तथा जल ये सब क्या ले जाता है? जल और आपका खनिज ये आपका जाइलम ले जाता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता था। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको PDF टेलीग्राम पे आप चेक कर लीजिएगा, जिसमें देखिए सॉल्यूशन के साथ मैंने डाल दिया है, तो आप यहाँ से सॉल्व भी कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे चेक भी कर लीजिएगा। इसके साथ ही मैंने आपसे कहा कि करंट का जो है बिहार करंट अफेयर का संपूर्ण PDF, मतलब संपूर्ण उसमें से जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको मैं बना के काफ़ी उसमें मैंने मेहनत किया। आपको ज़रूर अच्छा लगा, तो अच्छा की बात ही नहीं, क्योंकि आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बता रहा हूँ तो आप मेरी बात थोड़ा सा मान लीजिएगा और उसको देखिएगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा, आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा, वो बहुत जल्द मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो उस वीडियो से क्या होगा कि अभी तक का जो जितना भी करंट इंपॉर्टेंट है आप एक ही वीडियो में तैयार कर लेंगे। और अभी तक करंट पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं था, ये उचित समय, क्योंकि 10 दिन एग्जाम, आज के डेट से 10 दिन, 10वां दिन पे एग्जाम है, तो आप उसको अगर पढ़ लेंगे, 1-2 घंटे की वीडियो होगी मान लीजिए, तो आपका सारा करंट इंपॉर्टेंट तैयार हो जाएगा। एक बार उसको फिर हम PDF डाल देंगे, उसको भी आप देख लेंगे, तो वहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा और उतने में से 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।